मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और देखिए हुआ भी यही। एक लंबे इंतजार के बाद फिनलैंड 4 अप्रैल को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का नया मेंबर बन गया और ऐसा करके वो इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश होगा। वहीं माना तो यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द स्वीडन भी नाटो का हिस्सा बन जाएगा। पर क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस को कतई पसंद नहीं आ रहा। और ऐसा क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो का पूरा मामला आखिरकार क्या है? तो जानते हैं सभी सवालों के जवाब हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। नाटो के सेक्रेटरी जनरल और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री स्टोलनबर्ग फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से बेहद खुश हैं। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे लिए यह हफ्ता ऐतिहासिक होने जा रहा है। सभी नाटो देश एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। फिनलैंड हमारी नाटो फैमिली का नया मेंबर बनने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द स्वीडन भी इसका हिस्सा बन जाएगा। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाटो हेडक्वार्टर पर पहली बार फिनलैंड का झंडा फहराया जाएगा और अब उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा नाटो के देशों का होगा। वहीं आज यह पूरी सेरेमनी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, जिसके लिए फिनलैंड के प्रेसिडेंट साउली निनिस्टो और डिफेंस मिनिस्टर एंटी काइकोनेन ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं। खैर, ये तो बात हो गई उनकी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें इससे भारी समस्या है, और जाहिर सी बात है कि वो है रूस, जिसने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का भारी विरोध जताया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर ने कहा कि नाटो की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हम भी अपने सिक्योरिटी सर्कल को बढ़ाने जा रहे हैं। अगर फिनलैंड में नाटो फोर्स तैनात होती है तो हम कुछ और कदम उठाएंगे। वहीं इधर अगर फिनलैंड के अंदर की बात करें तो आपको बता दें कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री ऐसे वक्त हुई है जब देश में उसकी डिमांड की जा रही थी। और यहाँ तो 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री सना मारिन की पार्टी चुनाव हारी है। हालांकि वो भी नाटो मेंबर बनने के लिए काफी वक्त से मेहनत कर रही थी, पर फिनलैंड के लोगों में डर बना हुआ है, क्योंकि 1955 में जब पश्चिमी जर्मनी नाटो से जुड़ा था तब इससे कोल्ड वॉर और गहराया, जिसका जवाब सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट में दिया था। पर इसके अलावा तुर्की और हंगरी भी ऐसे 2 नाटो देश हैं जिन्हें फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने में परेशानियां थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कई शर्तें भी थोपी थी। और ऐसे ही फिनलैंड तो इस ग्रुप में तो शामिल हो गया, पर अब स्वीडन पर नजर है, जिसके लिए नाटो ने एक बयान में कहा है कि हम स्वीडन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आप पूरा मामला तो समझ गए होंगे, पर यह नाटो आखिर है क्या? तो असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। उस दौरान दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका 2 सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे थे, जो कि दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। और जाहिर सी बात है कि कोई एक ही इस दुनिया पर राज कर सकता है। तो बस इसी के चलते शुरू हुआ अमेरिका और रूस के बीच का कोल्ड वॉर। और ऐसे में होता यह है कि सोवियत संघ तुर्की और ग्रीस पर काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करके दबदबा कायम करना चाहते थे। इसके चलते आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नाटो की नींव डाली। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुई थी, और इसकी स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे, जो कि बढ़कर अब 30 हो गए हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। इसके आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और यही नाटो बना है रूस यूक्रेन विवाद की वजह। क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, जैसे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया, जिनके और रूस के बीच में केवल यूक्रेन पड़ता है। और देखा जाए तो यूक्रेन भी पिछले कई सालों से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है, और उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। पर रूस को इससे क्या तकलीफ है?
तो मान्यवर यह भी सुन लीजिए, असल में रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब आखिर में यह भी सुन लीजिए कि नाटो इतना शक्तिशाली कैसे बना। तो नाटो के पास अपनी सेना तो करीब 20,000 ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास करीब 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। दूसरा, 2020 में सभी नाटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च के 57% से अधिक था। तीसरा, नाटो का लक्ष्य है कि उसके सभी देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें, लेकिन अभी तक केवल अमेरिका, ब्रिटेन और ग्रीस ही ये लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। चौथा, 2021 में नाटो के सभी 30 देशों का अनुमानित संयुक्त रक्षा खर्च 1174 अरब डॉलर यानी करीब 88 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जिसमें कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% योगदान अमेरिका का था। रक्षा खर्च के अलावा एक अंतर महाद्वीपीय राजनीतिक गठबंधन चलाने के लिए नाटो सालाना लगभग 3 अरब डॉलर यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च करता है। और नाटो के 30 सदस्य देशों का दुनिया की जीडीपी में करीब 50% का योगदान भी है। और अब आप शायद समझ गए होंगे कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए स्वर्मय टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।